कोई लौट के आया है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। बीच हाउस के पीछे काले कपड़े पहने हुए एक शख्स एक लाश को जमीन पर घसीट रहा था। उसका मोबाइल पॉकेट में रखा रिंग कर रहा था। एक गड्ढे के पास जाकर उसने वो लाश उस गड्ढे में फेंकी और फावड़े से उस पर मिट्टी डाली। फिर कॉल रिसीव किया। हाँ, काम हो गया, आज से सारी परेशानी खत्म। नेक्स्ट डे मयंक और नुपुर हॉल में बैठे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था वो मुझे अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट कर रहा था, कहते हुए नुपुर मयंक के मोबाइल में नेहा और कार्तिक के फोटोज देख रही थी। नुपुर, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार उनको इस तरह देखा, और मुझे पता था कि तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने उन दोनों की फोटोज निकाल लिए थे। लेकिन तुम ये फोटो बार बार क्यों देख रही हो? सिर्फ इसलिए कि मुझे उसकी बेवफाई याद रहे और उसकी मौत तक कोई गम ना हो। नुपुर, अब तुम उसको भूल जाओ, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, कहकर मयंक ने नुपुर के हाथ से मोबाइल लिया और वो सारे फोटोज डिलीट कर दिए। रात को तकरीबन 1 बजे के टाइम जब मयंक का मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था तब वो उठा और सीधा छत पर जाकर बात करने लगा। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं कॉल करूं तभी कॉल करना। अरे यार, तुमने कहा था कि रात में कॉल करोगे, बट उसके बाद तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी मयंक को पीछे से किसी की आवाज आई। इतनी भयानक आवाज सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उसने जैसे ही पलट के देखा वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। तेज पीली आंखें, बिगड़े हुए बाल, उसके आधे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और होंठों से खून टपक टपक कर उसकी नीली शर्ट पर गिर रहा था। उसने मयंक को अपने पास आने का इशारा किया। बचाओ, बचाओ, कहकर मयंक गिरता पड़ता वहां से भागा और सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम मयंक अपने कमरे में सो रहा था। एक काला सा हाथ उसके गले पर आया जिसके टच से वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा वही आदमी उसके सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा था। मयंक कांप उठा और उससे खुद को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। जिसे सुनकर नुपुर तेजी से वहां पहुंची। उसने देखा कि मयंक अकेला बेड पर पड़ा चिल्ला रहा है। क्या हुआ मयंक? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ मयंक? सुनकर मयंक ने खुद को संभाला और फिर बोला, शायद कोई बुरा सपना था। मयंक ने कह तो दिया लेकिन नुपुर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब मयंक के साथ ये रोज का होने लगा था। उसको बार बार वही डरावना आदमी नजर आता। हर वक्त उसको ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है और महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी वो नुपुर को कुछ भी नहीं बताता था और वो उसकी परेशानी की वजह जानना चाहती थी। रात को जब मयंक ने नुपुर के साथ डिनर किया तब भी वो खोया खोया और डरा हुआ सा लग रहा था। डिनर के बाद उसने नुपुर के कमरे में जाने का इंतजार किया और फिर घर से बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथ टब में नहा रही थी तो किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, जिसे देखकर वो डर गई और उसने चीख मार दी। कौन है? कौन है वहां? कहते हुए वो टब से उठी और टॉवेल लपेटकर बाहर निकली। फिर उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो पलटी वो खौफनाक चेहरा उसके ठीक सामने था। उसने अपना मुंह फाड़ा और जोर से चिल्लाया। उसके चीखते ही नेहा भी कांप उठी और चिल्ला पड़ी। उसने नेहा का गला पकड़ा और फिर जो कांच का दरवाजा आधा टूट चुका था उस पर नेहा की गर्दन तेजी से रगड़ डाली।
जब उस तेज धार शीशे से नेहा का गला कटा तो एक दबी सी चीख उसके मुंह से निकली और फिर एक तेज खून की धार गले से बाहर आई। अब नेहा की लाश बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी और खून बहकर जमीन पर फैलता जा रहा था। मयंक थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है तो वो उसे खोलकर अंदर गया। सामने नेहा की लाश बुरी हालत में पड़ी हुई देख उसके होश उड़ गए। उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उसको सब कुछ बता दे, नहीं तो तेरा हाल भी यही होगा। ये सुनकर वो डर गया और फिर तेजी से वापस नूपुर के पास पहुंचा। वो हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? बिना बताए कहाँ भाग गए थे? नूपुर, जो कुछ भी तुम्हें दिखाया या बताया गया था वो सच नहीं था। कार्तिक तुमको चीट नहीं कर रहा था। सुनकर नूपुर चौंक पड़ी और उसको हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। और वो फोटोज? सच ये है कि मेरी और नेहा की नजर हमेशा से कार्तिक की प्रॉपर्टी पर थी। हमने प्लान बनाया कि तुम्हारी नजरों से कार्तिक को धोखेबाज साबित कर देंगे और धीरे धीरे तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। फिर मैं तुमको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर कार्तिक को मरवाकर अपने रास्ते से हटाने के लिए राजी कर लूंगा। कार्तिक की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से में आती और फिर मैं तुमसे शादी करके उसका आधा हिस्सा अपने नाम करवा लेता। इसी प्लान के हिसाब से उस दिन नेहा ने कार्तिक के कैबिन में जाकर उसको अपने झूठ मूठ की परेशानी बताई और आंसू बहाने लगी। कार्तिक ने उसको चुप कराते हुए उसके सर पर जरा सा हाथ रख दिया तो वो खुद उसके गले लग गई। कार्तिक ने उसको हटाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत दुखी थी। ठीक उसी टाइम की मैंने फोटोज निकाली और तुमको दिखाते टाइम ये बताया कि कार्तिक का नेहा के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको देखकर तुम गुस्सा हुई, लेकिन तुमने उसको मारने की जगह उससे डिवोर्स लेने की बात कही। इतना कहकर मयंक चुप हो गया। आगे बोलो मयंक, आगे बोलो। जब घिनौना काम करते टाइम शर्म नहीं आई तो बताते टाइम क्यों आ रही है? आगे बोलो। अगर तुम उसको डिवोर्स दे देती तो हम दोनों का प्लान चौपट हो जाता। इसलिए मैंने उस दिन कार्तिक को ऑफिस के बाद उसके बीच हाउस पर ले जाने की बात कही। वो भी मेरे एक कहने पर मेरे साथ चला गया। फिर वहाँ मैंने और नेहा ने मिलकर उसको मार डाला और फिर अकेले उसकी लाश को बीच हाउस में थोड़ी दूर जमीन पर दफना दी। आगे प्लान के हिसाब से मैंने तुमको बताया कि कार्तिक नेहा के साथ मिलकर तुमको जान से मार देने की बात कह रहा था और मैंने सुन लिया तो उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। इसलिए मजबूरी में मुझे कार्तिक को मारना पड़ा। और तुमने कार्तिक को मेरी और अपनी जान बचाने के लिए मारा। ये सोचकर मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली गई। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमको सजा मिलकर रहेगी। हाँ। इतना कहते ही कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और जब रुकी तो कार्तिक अपने उसी डरावने अवतार में सामने खड़ा नजर आया। वो रहा। मुझे बचा लो नूपुर, ये मुझे मार डालेगा। कार्तिक, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। नूपुर की बात सुनकर कार्तिक अपने सही रूप में आया और फिर नूपुर को नजर आने लगा, जिसको देखकर नूपुर की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से गई है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इन दोनों की थी। एक को तो मैंने खत्म कर दिया, अब इसकी बारी है। सुनकर मयंक डर गया और वहां से भाग निकला। नूपुर, मैंने केवल तुमसे प्यार किया था और कभी तुमको धोखा नहीं दिया। अब मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसको अच्छे से संभालना। मैं भी अब बस अपनी आखिरी काम कर दूं
उसके बाद तुम मेरी बॉडी को निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करवा देना। कहकर वो मुस्कुराया और नुपुर ने हाथ हिलाकर उसको अलविदा किया। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। बस जल्दी से उसकी लाश को निकाल कर जला डालूंगा, उसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब। हाँ। कहकर उसने ब्रेक लगाया और कार से उतरकर वहां पहुंचा जहां उसने कार्तिक को दफनाया था। सामने उसने देखा कि कार्तिक हाथ में फावड़ा लिए अपने डरावने अवतार में खड़ा हुआ है। ये देखकर वो चिल्लाया और भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके पैर हवा से काफी ऊपर उठ गए और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर कार्तिक ने उसकी टांग पकड़ी और उसको जमीन पर गिरा दिया। वो पलटा और सीधा होकर आंखों में खौफ लिए सामने खड़े कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने एक भयानक आवाज करते हुए फावड़ा सीधा उसके पेट में मार डाला। उसका पेट फट गया और उससे अतड़ियां निकलती हुई बाहर आ गई। फिर कार्तिक उसकी लाश पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। खौफनाक राज। शहर के भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, संजौली। कुछ दिनों पहले किसी ब्लॉगर ने इस गांव की खूबसूरती की काफी चर्चा की और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तब से अचानक ही पर्यटकों में इस छोटे से गांव को लेकर काफी उत्सुकता हो गई थी। उन्हीं पर्यटकों में एक था प्रबल रॉय, जो इस पुरानी बस में बैठकर संजौली की ओर जा रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच बनी सड़कों पर ये बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस का कंडक्टर टिकट बेचते हुए प्रबल तक आता है और उससे कहता है, कहाँ की टिकट चाहिए साहब? एक टिकट संजौली का देना भैया। आप संजौली से 2 स्टॉप आगे फूलपुर का टिकट ले लो। सूरज डूबने के बाद संजौली में उतरना ठीक नहीं है साहब। अरे क्यों? संजौली में उतरने में क्या दिक्कत है? संजौली गांव के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और सारी की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही हुई है। शहर से इतनी दूर होने के कारण अभी तक मीडिया में ये बात नहीं फैली है साहब। प्रबल को लगा कि कंडक्टर उसे शहरी आदमी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है, नहीं, आप मुझे संजौली का ही टिकट दे दो। कंडक्टर ने उसे रहस्यमयी निगाह से देखा और टिकट काट कर दे दिया। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुनसान सड़क पर उस बस की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता था। आधे घंटे और बीतने के बाद बस रुकती है और कंडक्टर ने आवाज लगाई, संजौली आ गया। प्रबल अपना बैग लेकर बस से उतर जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस स्टॉप एकदम सुनसान था और वहां कोई और आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके आगे एक बल्ब जल रहा था। प्रबल उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बल्ब की रोशनी में नीचे के बोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है जिस पर लिखा था संजौली यात्री निवास। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रबल जोर से आवाज लगाता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, घुंघराले सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों के साथ। वो बूढ़ा आदमी काफी डरावना लग रहा था। चिल्लाओ मत बाबूजी, अभी सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा। पर इतनी रात आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किशनगढ़ वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। वो रात 10 बजे यहाँ से गुजरती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो संजौली गांव जाना था। संजौली? वो गांव तो इस बस स्टॉप से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब वहां के लिए आपको सुबह ही यहाँ से रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिलेगी। अभी रात इसी यात्री निवास में काटनी पड़ेगी। प्रबल अपना बैग लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। वहां एक बेंच पर अपना बैग रखकर वो लेट जाता है। कमरे में दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर बैठ जाता है। लंबी यात्रा की थकान से प्रबल को जल्दी ही नींद आ जाती है। अचानक उसे नींद में
किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे! प्रबल की आंख खुल जाती है। उसे पहले लगा कि शायद कोई सपना आया था, पर तभी अचानक वही आवाज फिर से आती है। बचाओ! प्रबल उठकर खड़ा हो जाता है। तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर उस आदमी की पोटली अभी वहीं पड़ी थी। प्रबल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उठकर झोपड़े से बाहर आकर आवाज लगाता है। कौन है? कौन है वहाँ? प्रबल ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। अचानक उसे झाड़ियों के बीच उस बूढ़े आदमी का खून से लथपथ शरीर नजर आता है। प्रबल सहम जाता है। फिर अचानक वो शरीर हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जा रहा हो। प्रबल उस ओर कदम बढ़ाता है, पर वो लाश और भी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। हिलती डुलती टॉर्च की रोशनी में अचानक उसे घूंघट डाले एक औरत नजर आती है, जो उस बूढ़े आदमी की लाश को खींचकर दूर ले जा रही थी। रुको! रुक जाओ! अचानक जोर से बिजली कड़कती है। 2 सेकंड के लिए प्रबल की आंखें बंद हो जाती हैं। जब प्रबल की नजर दोबारा सामने जाती है तो अब वहां न कोई घूंघट में औरत थी और न ही उस आदमी की खून से लथपथ लाश। प्रबल एकदम हैरान हो जाता है कि अचानक वो औरत और वो लाश कहाँ गायब हो गई। उसने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी यहाँ वहां मारी, पर अब वहां बस एक खौफनाक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पर प्रबल नहीं जानता था कि दूसरी ओर घनी झाड़ियों की आड़ में से 2 आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। डरावनी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर कई चोट के निशान। उस औरत ने दूर से ही प्रबल को देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जा रहा है, उस औरत ने अपनी साड़ी का लंबा घूंघट अपने सर पर डाल लिया और झुककर नीचे बैठ जाती है। वहां नीचे जमीन पर पड़ी थी उसी बूढ़े आदमी की लाश, जो प्रबल को यात्री निवास में मिला था। ताजा गरम खून पीने का मजा ही कुछ और है। अभी मैं पहले इसका खून पीऊंगी और फिर इसके दिल और भेजे को खाऊंगी। ये कहकर उसने अपने लंबे तीखे नाखून उस लाश में गाड़ दिए। थोड़ी देर में उसने सिर्फ अपने नाखूनों से उस लाश का सीना फाड़ दिया और गरम बहते लहू को पीने लग जाती है। खून से सना हुआ उस औरत का मुंह उस वक्त इतना खौफनाक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाता। आदमी की शक्ल में ये सब जानवर ही हैं और इनके खून को पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब जरा इसका दिल और भेजा निकाल कर खाया जाए। ये कहकर उस औरत ने उस लाश का दिल बाहर निकाल लिया और उसे खाने लगी। देखते ही देखते उसने लाश को पूरा ही नोच डाला और उसके भेजे को भी निकाल कर खा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जाते हुए रास्ता भूल गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण उसने कोई गलत मोड़ ले लिया। काफी दूर निकलने के बाद प्रबल के सामने एक नदी आई, जिसमें पानी काफी उफान पर था और उस पर लकड़ी और रस्सियों से बना एक पुल बना था। ये नदी और पुल उसने पहली बार देखा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अरे, ये मैंने कौन सा रास्ता ले लिया? प्रबल हैरत में भी था और उसे डर भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अब फीकी पड़ रही थी, शायद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक एक जुगनू टिमटिमाता हुआ उसके आसपास घूमने लगता है। प्रबल आश्चर्य से उस जुगनू की ओर देखता है। वो जुगनू धीरे धीरे उड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ता है और प्रबल के कदम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। प्रबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे उस जुगनू से वो सम्मोहित सा हो गया हो या किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्रबल उस जुगनू के पीछे पीछे ही चलता रहता है। घनी झाड़ियों और कच्चे रास्ते से होते हुए लगभग आधे घंटे वो चलता रहा तो अचानक उसे सामने वही यात्री निवास नजर आने लगा। प्रबल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसने जुगनू की ओर देखा, जो अब तेजी से उड़ता हुआ सीधा यात्री निवास की खिड़की से अंदर चला जाता है और उसकी चमक से यात्री निवास के अंदर से भी काफी रोशनी आने लगती है। प्रबल आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोलता है
और अंदर कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अंदर कमरे में एक अत्यंत ही सुंदर लड़की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके पास में ही एक बड़ा सा लैंप पड़ा था, जिसकी तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमग हो गया था। जैसे ही उस लड़की की नजर प्रबल पर पड़ी तो वो खड़ी हो जाती है और प्रबल से कहती है, आइए बाबूजी, इतनी रात आप बाहर कहाँ चले गए थे? तुम कौन हो? इस यात्री निवास की देखरेख का जिम्मा मेरे चाचा जी का है और उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं आ गई। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। घर पर खाना बनाने का काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना बाबूजी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उधर नदी के पास ही है मेरा घर। ये सुनकर प्रबल की जान में जान आई। लड़की ने अपना नाम पार्वती बताया, पर गांव में सब उसे पारो ही बुलाते थे। प्रबल ने पारो को उस बूढ़े आदमी की मौत और रहस्यमयी चीख के बारे में बताया, पर पारो को यकीन ही नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी की पोटली भी यहीं पड़ी थी। पर अब उस कमरे में कोई पोटली भी नहीं रखी थी। पारो जोर से हंसने लगी। आपने जरूर नींद में सपना देखा होगा। नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे बस के कंडक्टर ने भी बताया था कि संजौली में रहस्यमय तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आप चिंता मत करिए और आराम से बैठ जाइए। प्रबल वापस बेंच पर लेट गया और शाम से हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सर के पीछे दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। धाड़! उस आवाज से चौंककर प्रबल खड़ा हो जाता है। पारो जोर से चिल्लाती है, बाबूजी, पीछे हट जाओ। तभी प्रबल की नजर फोटो फ्रेम से लिपटे एक लंबे जहरीले सांप पर पड़ती है। लगभग 4 फुट लंबा वो सांप और उसकी फुंकार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। डर से प्रबल की हालत खराब हो जाती है। पारो आगे बढ़कर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे पागल हो गई हो क्या? मत जाओ उस सांप के पास। पर पारो ने प्रबल की बात पर ध्यान दिए बिना सांप को पकड़ लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गांव में रहने के कारण उसे इन चीजों से डर नहीं लगता था। हम तो हर हफ्ते ऐसे सांप देखते हैं बाबूजी। शहर से यहाँ आने वाले सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब शहर के ऐसे नीच लोग जो गांव के भोले भाले मासूम लोगों का शिकार करते हैं। ये कहते कहते पारो का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गाल पर एक बड़े जख्म का निशान होता है और उसकी उंगलियों के नाखून काफी बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सुंदर सी पारो उसी भयानक औरत में तब्दील हो जाती है जो कुछ देर पहले झाड़ियों में उस बूढ़े आदमी का खून पी रही थी। ये सब देखकर प्रबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से हकलाते हुए प्रबल कहता है, पारो, ये तुम्हें क्या हो रहा है पारो? तुम सब शहर के लोग एक जैसे होते हो, मक्कार नीच जानवर जैसे। अब तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर पारो उसकी तरफ बढ़ती है। प्रबल ने पास में पड़ा बैग उसकी तरफ फेंका, पर पारो सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा करती है और हवा में ही उस बैग की दिशा बदल जाती है। प्रबल सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। पारो उसके पीछे दौड़ती है। प्रबल एकदम बदहवास सा भागा जा रहा होता है। पारो ने अपना ध्यान प्रबल से 10 मीटर सामने एक लंबे पेड़ पर टिकाया और फिर अपनी गर्दन को एक तरफ झटका दिया। वो पेड़ सीधा सामने गिरता है और प्रबल का रास्ता रोक लेता है। प्रबल के सामने अब भागने की जगह नहीं बची थी। पारो उसके एकदम पास आ जाती है। उसकी लाल आंखों में प्रबल को अपनी मौत नजर आने लगती है। तभी उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। पारो थोड़ी देर के लिए सहम कर रुक जाती है। प्रबल को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रुद्राक्ष की माला सामने लटकाते हुए धीरे धीरे अपने दाएं बढ़ता है, जहां थोड़ी ही दूर पर नदी बह रही थी। पारो भी उसकी ओर बढ़ती जाती है, पर रुद्राक्ष की माला के कारण सीधा प्रबल पर अटैक नहीं करती। प्रबल ने नीचे देखा। लगभग 20 फीट नीचे से नदी पूरे उफान पर बह रही थी। प्रबल सीधे नदी में कूद जाता है। पारो गुस्से से उसकी तरफ देखती रह जाती है और प्रबल का शरीर नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। अगले दिन सूरज की तेज रोशनी से प्रबल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नदी के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। उसके चारों ओर 8-10 गांव वाले लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसके बेहोश शरीर को नदी में बहने से बचाया था और बाहर निकाला था। प्रबल ने उन्हें अपने साथ बीती पूरी घटना सुनाई तो उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, बाबूजी,
जिसे आपने देखा वो पारो नहीं थी। पारो नहीं थी? फिर कौन थी वो? वो पारो की भटकती आत्मा थी, क्योंकि पारो को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। उन गांव वालों ने बताया कि आज से 6-7 महीने पहले पार्वती उर्फ पारो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक बार शहर से कुछ लोग संजौली घूमने आए थे। जब उनकी नजर पारो पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसे लेकर संजौली के यात्री निवास पर चले गए। वहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की। पारो उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, पर जब उन्होंने हर तरफ से उसे घेर लिया तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद वो चारों दरिंदे संजौली से फटाफट भागने वाले थे, पर रात में ही उनके साथ कुछ हादसा हुआ और सब मारे गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, पर मरने से पहले एक आदमी ने हॉस्पिटल में ये बताया था कि उन्हें पारो ने मारा है। उस दिन के बाद से पारो की आत्मा संजौली यात्री निवास के पास ही भटकती रहती है और कोई भी शहरी आदमी जब संजौली गांव आने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है, ताकि गांव की किसी और भोली लड़की के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ये था संजौली का खौफनाक राज, और इसे सुनने के बाद प्रबल अगली बस से ही सीधा वापस चला गया। संजौली में रुकने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। शापित सोना। शहर से थोड़ा दूर मंदार पुलिस चौकी बनी थी। शहर से दूर और अमावस की रात का अंधेरा होने के कारण वहां चहल पहल बिल्कुल नहीं थी। इसलिए नाइट ड्यूटी पर तैनात कमलनाथ चैन से चेयर पर बैठे बैठे झपकी ले रहा था कि तभी टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। उसकी नींद टूटी और एक अंगड़ाई लेकर उसने फोन उठाया। हेलो हेलो साहब, यहाँ एक लाश मिली है। फोन पर किसी ने शमशान घाट के करीब एक लाश मिलने की खबर दी। कमलनाथ 2 कांस्टेबल के साथ मौके पर जा पहुंचा और मुआयना करने लगा। पहले तो कमलनाथ इसे किसी आम हत्या की तरह समझ रहा था, लेकिन तफ्तीश के लिए जब लाश के करीब गया तो उसका ये वहम टूट गया, क्योंकि उस लाश का सिर ही नहीं था और शरीर पर इतने घाव थे कि शायद कोई जानवर भी ऐसा करने से पहले सोचता। तहकीकात के लिए बाकी टीम के साथ कमलनाथ भी एक टॉर्च लेकर आसपास मुआयना करने निकला। कमलनाथ अभी कुछ आगे ही निकला था कि उसे एहसास हुआ जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने रुककर आसपास टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे पीछे के पेड़ों की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। वो झटके से पीछे मुड़ा तो एक काला साया पेड़ के पीछे गायब होते दिखा। ये देख उसका दिल रुक सा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और भागकर पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति छुपने की कोशिश कर रहा था। कमलनाथ के जाते ही वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं पुलिस वाला हूँ। और फिर कमलनाथ ने वहां हुआ सारा वाकया उससे पूछा तो उस बूढ़े ने बताया वो बेघर है और शहर जाने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके करीब से होते हुए शमशान में चला गया और उसके थोड़ी देर बाद ही उसे किसी के चीखने की आवाज आई तो वो शमशान में चला आया, लेकिन नजर कमजोर होने के कारण रात में वो कुछ देख नहीं पाया। और इतना बताने के बाद उसने कहा कि लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि यहाँ कुछ गलत जरूर हुआ है। कमलनाथ बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बूढ़े के पास रखे एक थैले पर पड़ी। उस थैले को उठाते हुए उसने पूछा। कमलनाथ इतना घबरा गया कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। वो सहमा स्तब्ध खड़ा था कि तभी उस औरत ने उसे गले से दबोचा और नाखूनों से नोचकर गला अलग कर दिया। और इसी के साथ कमलनाथ झटके से होश में आया, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा था। ये वाकई बहुत अजीब घटना थी, लेकिन कमलनाथ ने इसे काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन कमलनाथ अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे पायल की छन छन की आवाज आने लगी। कमलनाथ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भाग्यश्री सोने की पायल पहने खड़ी है। ये देखकर उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या हरकत है भाग्यश्री? हाँ, आधी रात हो रही है अभी, और उतारो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, चलो उतारो। भाग्यश्री नहीं, मोहिनी। ये सोना जेवरात सब मेरा है और इन्हें यहाँ लाकर तूने जो गलती की है उसकी सजा तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा।
और फिर देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल में बदल गई। ये देख कमलनाथ बुरी तरह घबरा गया और चीखते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागा। लेकिन तभी वो उस पर झपट पड़ी, उसे गले से पकड़ हवा में उठा दिया और दम घुटने के कारण वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसका शरीर लोहे की तरह तप रहा था। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था और हवा में ही देखकर दिन भर बड़बड़ाता रहता। ये सिर्फ मेरा सोना है। हाँ, मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। जो ले जाएगा वो मारा जाएगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके करीब जाने की कोशिश की। ए औरत, दूर रह मेरे सोने से, नहीं तो मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। अब रोज रोज ऐसी घटनाएं होने लगी और इसके साथ कमलनाथ का शरीर ऐसे सूखने लगा था जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लग रहा था अब उसका बचना मुश्किल है कि तभी एक दिन एक बूढ़ा भिक्षु कमलनाथ के घर भिक्षा लेने आया और आते ही उसे एहसास हो गया कि इस घर पर किसी बदरूह का साया है। इसलिए उसने कमलनाथ की पत्नी से पूछा, बेटी, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं है। कमलनाथ की पत्नी ने भी हामी भरी और अब तक की सारी स्थिति उसे बताई। जितना जल्दी हो सके उस मनहूस सोने को घर से बाहर कर दे, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन कमलनाथ पूरी तरह उस सोने से निकली चुड़ैल के साए में था, जिसके कारण ये हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भिक्षु ने रक्षा के लिए एक अभिमंत्रित धागा कमलनाथ की बाजू पर बांध दिया। धागा बांधने के बाद कमलनाथ को वो आत्मा दिखना बंद हो गई, लेकिन अब उसे हर जगह पायल की आवाज सुनाई देने लगी और सोने की कोई भी चीज देखते ही वो चिल्ला उठता। उसकी चमक उसे चुभ रही है। वो दिन भर तकिए में सिर दबाकर शोर को बंद करने के लिए गिड़गिड़ाता रहता। कमलनाथ की हालत किसी बुरे सपने से भी बदतर हो चुकी थी। वो कई दिन तो ऐसे ही प्रताड़ना सहता रहा, लेकिन फिर एक अमावस की काली रात को कमलनाथ एकाएक उठा और सारा सोना उठाकर घर से निकल गया। रुको, मैं इसे दफना दूंगा, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा इस शापित सोने से। और शमशान पहुंचकर कमलनाथ हाथों से जमीन खोदने लगा। ऐसे ही खोदते रहने के कारण उसके नाखून उखड़ चुके थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो सोना गड्ढे में दफना रहा था कि तभी अचानक एक बड़ी तलवार से किसी ने उसके गले पर वार कर दिया और एक ही झटके में उसका सिर बदन से अलग होकर गड्ढे में जा गिरा। कमलनाथ का सिर कटा, शरीर कुछ देर छटपटाया और फिर शिथिल हो गया। करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भिक्षु था जो कमलनाथ के घर भीख मांगने आया था। हे शैतानी शक्तियों के मालिक, मेरी बलि स्वीकार कर। उसके बाद वो कमलनाथ की लाश के पास बैठ गया। कुछ देर तक उसी लाश के सामने साधना करने के बाद उसने किसी जानवर की तरह लाश से मांस भक्षण करना शुरू कर दिया और लाश को शत विशत अवस्था में छोड़कर वो अघोरी उसी बूढ़े के रूप में आ गया जिससे कमलनाथ को सोना मिला था। भूतिया डाकिया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है। लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीरकर रघु के सामने आ जाती है।
चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है। कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी। तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से। भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे? इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है। रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो? मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला। यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा पत्नी मर चुकी थी। डाकिये ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है। डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुंची है, पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है, और देख, तुमसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है। तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ? उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास।
तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है, हाय रे हाय, कहाँ फंस गई मैं, निकालो मुझे बाहर, ये तो उस मकान से भी छोटा है। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल, मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है। एक थी डायन। कहानी है रामपुरम की। रामपुरम एक छोटा सा शहर था। शहर में एक कॉलोनी थी, नंदनवन कॉलोनी। नंदनवन कॉलोनी शहर की काफी खूबसूरत, स्वच्छ, सुंदर और शांत कॉलोनी थी। कॉलोनी में काफी सारे छोटे मोटे खूबसूरत घर और घरों के सामने पेड़ पौधों की हरियाली थी। कॉलोनी का वातावरण काफी शुद्ध और प्रसन्न था। कॉलोनी में मालिक, किराएदार, डॉक्टर, वकील, टीचर, ऐसे सभी मिडिल क्लास लोग हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और छुट्टी के दिन बाहर कॉलोनी में पेड़ पौधे के साथ खेलते थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल जी अपने मकान के सामने अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मार्केट जाना था। तभी वहाँ मगनलाल जी गए और उन्होंने श्यामलाल जी से बात शुरू की। कैसे हो श्यामलाल जी, बड़ी जल्दी में हो? अरे हाँ भाई साहब, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? हम भी ठीक है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आपका मकान देना था ना किराए पर। मेरे साले का एक दोस्त आ रहा है हमारे यहाँ रहने, उसे मिल सकता है क्या? अरे यार मगनलाल जी, लेट हो गए आप। क्या हुआ, किसे दे दिया क्या? हाँ भाई, दे दिया एक बुढ़िया को, बेचारी अकेली है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उस पर जीती है। मैंने सोचा दे दो, बुढ़िया है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है वो बुढ़िया? दिखी नहीं कभी। अरे अभी तक आई नहीं है वो, बस सामान और किराया छोड़कर गई है, कब आएगी पता नहीं। अरे लक्ष्मी चलो भी। ये औरतें हमेशा लेट कर देती हैं, बाजार जाना था। एक संडे की बात है, दोपहर का समय था। कॉलोनी के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों के नीचे कॉलोनी में खेल रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बहती हवा अचानक रुक गई और तापमान बढ़ गया। आसमान में कौवे कांव कांव करने लगे। माहौल एकदम अजीब हो गया और छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो गए। आहा, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी हो रही है तो फिर शर्ट उतार दे। उतार दूं? नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी। तभी बच्चों को टक टक आवाज सुनाई दी। ये टक टक आवाज कैसी है? चलो देखते हैं। फिर बच्चों ने सड़क पर आकर देखा तो सड़क पर एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया की लाठी बार बार फिसल रही थी और वो काफी संभल कर मुस्कुराते हुए चल रही थी। ओह, कितनी प्यारी है ये दादी अम्मा, चलो चलते हैं उनके पास। फिर क्या, बच्चे दादी अम्मा कहते हुए उछलते कूदते बुढ़िया के पास गए। बच्चों को देखकर बुढ़िया मुस्कुराई। अरे यहाँ तो बड़े ही बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप अब यहीं रहने वाली हो? हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ, तुम लोगों को परेशान करने वाली हूँ बहुत। बुढ़िया की बातें सुनकर बच्चे हंसने लगे।
मुझे उस सामने वाले श्याम जी के मकान में जाना है। चलो हम छोड़ देते हैं आपको। चिंटू ने बुढ़िया की लाठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया को सहारा दी। बाकी बच्चे भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगे। मकान के अंदर आते ही चिंटू बोला, अब हम खेलने जाते हैं। तभी अचानक बुढ़िया जोर जोर से अजीब आवाज में हंसने लगी। सारे बच्चे डर गए। हंसते हंसते बुढ़िया अचानक भयानक डायन बन गई। ना छोड़ूंगी, किसी को ना छोड़ूंगी। डायन देखकर बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन चिंटू भाग न सका क्योंकि उसका हाथ बुढ़िया के हाथ में था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मम्मी, मम्मी छोड़ो। तभी पीछे से चिंटू की मम्मी आई। चिंटू, चिंटू! झट से बुढ़िया ने डायन का रूप छिपा लिया और चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू इतना डर गया था कि वो हाथ छोड़ते ही सीधे मकान के बाहर भाग गया। माफ कीजिए, हमारे बच्चे जरा शैतान हैं। अच्छा कि आप आ गईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। फिर क्या था, उस दिन से वो डायन कॉलोनी में रहने लगी, सबके सामने अच्छा बनकर और बच्चों के सामने भयानक डायन बनकर। जब भी बच्चे खेल रहे होते तब डायन उनके पास जाती और किसी बच्चे को उठाकर अपने मकान में आ जाती। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता। बाकी बच्चे भी शोर मचा देते, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता बुढ़िया फौरन रूप बदलकर झूठ कहती। देखिए ना, इन बच्चों ने मेरी लाठी कहीं छिपा रखी है। बता ही नहीं रहा कोई कहाँ छिपा रखी है। बच्चों ने अपने घर वालों को बुढ़िया के बारे में बताया, फिर भी उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक दिन जो होना था वही हुआ। अचानक चिंटू कहीं गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन चिंटू नहीं मिला। मैं जानती हूँ चिंटू कहाँ है, चलो मेरे साथ। बच्चे बुढ़िया के मकान में पहुंचे तो बूढ़ी डायन ने चिंटू को एक कमरे में अंदर बांध कर रखा था और वो उसे सता रही थी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तू बड़ा शैतान है। अब कहाँ गई तेरी शैतानी? हाँ, खबरदार, मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ। बच्चों को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चों ने चिंटू की हालत देखी तो उन्हें काफी बुरा लगा। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं, वो आएंगे तो डायन फिर से कुछ न कुछ झूठ बोलकर बच जाएगी। तो फिर अब क्या करें? चिंकी ने मोबाइल निकाला और डायन का वीडियो बनाया। फिर चिंकी ने वो वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में पोस्ट किया। वीडियो देखकर कॉलोनी के सभी लोग उस मकान में पहुंचे और उन्होंने डायन के चंगुल से चिंटू को बचा लिया। अब रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है डायन, तुम्हारा असली रूप हम सबके सामने आ चुका है। हमने बच्चों पर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन भला हो इस मोबाइल का, मारो इसे। फिर कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर डायन की अच्छी खासी धुलाई की। मार खाने के बाद बूढ़ी डायन कॉलोनी से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था, कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी।
गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे? हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहां नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूत! भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी! लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूटकर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर।
और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को साफ सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया, चलो सब आ गए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया, इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी, क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है। हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी।
अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई, सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा, चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका।